गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने के मैप का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई और मिनिमाइज करना सीखा था। टुडे क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक मिन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मिन टर्म वह टर्म है जिसमें सभी बाइनरी वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल लॉजिकली मल्टीप्लाइड होते हैं। मिन टर्म की बिट वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स, मिन टर्म क्या होता है? के मैप जब हमने कंसीडर किया था तब भी मैंने आपको बताया था मिन टर्म की जो बिट वैल्यू होती है वह 1 होती है। और मिन टर्म जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जितने भी बाइनरी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी बाइनरी वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाइड किया जाता है, चाहे वह बाइनरी वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड हो या बाइनरी वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड हो। तो वेरिएबल स्टूडेंट्स आपका चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, मीन्स सिंपल फॉर्म में हो, तो किसी भी फॉर्म में यदि आपका वेरिएबल प्रेजेंट होता है तो उनको लॉजिकली मल्टीप्लाइड किया जाता है। तब आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा 1 ही प्रोड्यूस होगा। इट इज कॉल्ड मिन टर्म। एसओपी फॉर्म के एवरी इंडिविजुअल टर्म में प्रत्येक वेरिएबल या तो ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है तो उसे मिन टर्म कहते हैं। मिन टर्म में अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 1 के फॉर्म में तथा कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 0 के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए जब आप मिन टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक थ्योरम जरूर याद में रखनी है कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए जब अपन मिन टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो यदि आपके वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में राइट किया जाता है। तो यदि आपके वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो यदि मैं जब इसको मिन टर्म के अंदर लिखूंगा तो इसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में राइट किया जाता है। और अगर ए वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 1 है तो उसको सेम एज इट इज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ही, मीन्स सिंपल वेरिएबल में ही आपको क्या करना है, राइट करना है। तो इस प्रकार से मिन टर्म को कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट, बहुत इजी थ्योरम है, कुछ भी नहीं करना है। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन यदि आपको दे रखा है और उसका मिन टर्म यदि आपको फाइंड आउट करना है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेक कर लो। वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो उसको क्या किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो उसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। और अगर वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपको एज इट इज उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या सिंपल फॉर्म में ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, मिन टर्म कैलकुलेट हो जाता है। तो वो जब कैलकुलेट होगा तो स्टूडेंट्स ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसका रिजल्ट हमेशा क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 1, क्योंकि मिन टर्म की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यदि 2 वेरिएबल ए और बी हैं तो ए और बी के एंड ऑपरेशन के द्वारा 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रिसीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि अपने पास 2 वेरिएबल्स है ए और बी, अब यदि मैं बात करता हूँ तो 2 वेरिएबल्स का यूज करते हुए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने कितनी बार कंसीडर कर दिया है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 रेज़ दी पावर n का यूज किया जाता है। और n का मीन्स होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। तो 2 रेज़ दी पावर n, तो आपके पास कितने वेरिएबल है स्टूडेंट्स, 2, तो 2 रेज़ दी पावर 2, इसका मतलब आपके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कि अपन ने ट्रुथ टेबल के अंदर भी देखा था। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। तो ट्रुथ
4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्रुथ टेबल में इस प्रकार से राइट किया जाता है। तो 4 है तो 4 को अपन क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2, इसलिए 2 टाइम आपको 0 लिखना है, 2 टाइम आपको 1 लिखना है। 2 को अगेन अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1, इसलिए 1 टाइम 0 लिखना है, 1 टाइम 1 लिखना है, 1 टाइम 0 लिखना है, 1 टाइम 1 लिखना है। तो इस प्रकार ट्रुथ टेबल में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को राइट किया जाता है। यह मीन टर्म, फंडामेंटल प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और कैनोनिकल एसओपी कहलाते हैं। मीन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था मीन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें फंडामेंटल मीन टर्म या स्टैंडर्ड मीन टर्म या कैनोनिकल एसओपी फॉर्म भी या कैनोनिकल मीन टर्म भी कहा जाता है। तो कैनोनिकल एसओपी क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने पास जो बूलियन एक्सप्रेशन प्रेजेंट है उस बूलियन एक्सप्रेशन के प्रत्येक इंडिविजुअल मीन टर्म में यदि ऑल बाइनरी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपका यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी का बार प्लस ए बी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट फॉर एग्जांपल्स। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे कैनोनिकल एसओपी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कैनोनिकल एसओपी कैसे है, पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये जो फॉर्म है ये आपके एसओपी फॉर्म में है। एसओपी का मीन्स होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इन सभी प्रोडक्ट्स का यदि आपस में सम कर दिया जाता है तो वो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर आपके जितने भी इंडिविजुअल टर्म्स होगी, ये आपकी एक इंडिविजुअल टर्म है, ये आपकी एक इंडिविजुअल टर्म है, ये आपकी एक इंडिविजुअल टर्म है, तो जितने भी इंडिविजुअल टर्म्स होगी ये सभी टर्म्स आपकी कहलाएगी मीन टर्म्स। और इन मीन टर्म्स में यदि आपके ऑल बाइनरी वेरिएबल प्रेजेंट्स होते हैं तो फर्स्ट इंडिविजुअल मीन टर्म की बात करते हैं तो इसमें आपका वेरिएबल कौन सा है, ए और बी। इसी प्रकार सेकंड मीन टर्म की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें भी आपका वेरिएबल कौन सा है, ए और बी। इसी प्रकार थर्ड मीन टर्म की बात करते हैं तो इसमें भी आपका कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, ए और बी। इसी प्रकार फोर्थ मीन टर्म की यदि बात करते हैं तो इसमें भी आपका कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, ए और बी। तो ऑल इंडिविजुअल मीन टर्म्स में यदि आपके ऑल बाइनरी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कैनोनिकल एसओपी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है कैनोनिकल एसओपी की। यदि इंडिविजुअल टर्म में ऑल बाइनरी वेरिएबल ऑल मीन टर्म्स में प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी। तो स्टूडेंट्स अब मीन टर्म को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं उसको हम सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स अपन को एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, इफ n इक्वल टू 2 देन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स की आपको संख्या दे दी है 2। तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, तो टोटल मीन टर्म इक्वल टू 2 रेज द पावर n। टोटल मीन टर्म इक्वल टू 2 रेज द पावर n। n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स 2, तो 2 रेज द पावर 2 इक्वल टू कितने मीन टर्म्स बनेंगे आपके पास, 4 मीन टर्म्स बनेंगे। अब इन मीन टर्म्स को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा तो इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू हम समझते हैं। तो ट्रुथ टेबल, तो आपके पास 2 वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स के मैं नाम लिख देता हूँ a और b। तो इनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लिखने का वे मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया, 2 रेज द पावर 2 करते तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आया। आपके पास बाइनरी वेरिएबल 2 होते हैं, 0 एंड 1। तो इसको क्या किया जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। इसलिए क्या किया जाएगा, 2 टाइम 0 लिखा जाएगा, 2 टाइम 1 लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगेन आपका अभी वैल्यू क्या है, 2 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 1। इसलिए 1 टाइम 0 लिखा जाएगा, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो इस प्रकार से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्रुथ टेबल में राइट किया जाता है।
अब स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि मेन टर्म की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इन बाइनरी वेरिएबल्स को आपस में क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकली मल्टीप्लाइड किया जाता है, जिससे आपका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इन बाइनरी वेरिएबल्स को जब मैं लॉजिकली मल्टीप्लाइड करूंगा स्टूडेंट्स, तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस सिचुएशन को अपन कैसे लिखेंगे, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि बाइनरी वेरिएबल्स को यदि मिन टर्म के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखना है, और यदि आपके बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको आपको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में राइट करना है। तो अब हम मिन टर्म निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इन वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म निकालते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। तो अभी मैंने आपको बताया a की वैल्यू यदि आपके पास 0 होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में राइट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या लिखेंगे, a का बार। इसी प्रकार b की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 0, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में राइट किया जाता है, इसलिए b का भी क्या हो जाएगा, बार। इस प्रकार आपकी एक मिन टर्म आ जाएगी a बार b बार। अब यदि हम इसको डेसिमल इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने इसके डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा है, मेन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेसिमल वैल्यू दोनों की क्या है स्टूडेंट, 0, इसलिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, 0। तो इसका मैंने स्टूडेंट्स आपको उस दिन भी फॉर्मूला बताया था, 1, 2, 4 और 8। तो जहां पर आपके 1 1 के कॉम्बिनेशन से अगर कोई डिजिट प्राप्त हो रहा है तो वहां पर 1 लिखा जाता है, और नहीं हो रहा है तो उसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि 1 आपके ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं तो उन सभी डिजिट्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसी प्रकार सेकेंड, ए वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0, तो इसका मिन टर्म निकालना है तो इसको अगेन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ए का यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बार। इसी प्रकार बी की वैल्यू है 1, तो अगर आपकी वैल्यू 1 होती है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या सिंपल वेरिएबल में राइट किया जाता है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे बी। अब इसकी अगेन मिन टर्म के लिए तो स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेसिमल इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो कहां पर आ रहा है आपका 1 1 पर आ रहा है, इसलिए किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट, ए वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 1, तो अगर 1 होती है तो उसको क्या करते हैं अपन, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए आपका आ जाएगा ए। बी वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0, तो 0 होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी प्रकार इसको मिन टर्म में लिखना है, तो मिन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अब देख लो स्टूडेंट्स आपका 1 कहां पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, इसलिए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार लास्ट, यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू 1 है और बी वेरिएबल की वैल्यू भी आपके पास क्या 1 है, तो ये आपके अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, इसलिए इसका जब मिन टर्म निकालेंगे तो इसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या सिंपल वेरिएबल में ही लिखेंगे ए बी। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो 1 के नीचे 1 आ रहा है और 2 के नीचे 1 आ रहा है, तो एक से अधिक 1 होते हैं तो उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो 2 + 1, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब स्टूडेंट्स यदि आप इन सभी वेरिएबल्स को लॉजिकली मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, ए बार बी बार, ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 0, तो 0 को जब अपन बार में चेंज करेंगे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी प्रकार बी की वैल्यू 0 थी, तो 0 का अपन क्या करेंगे 1, तो 1.1, तो इसके बीच में आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ रहा है स्टूडेंट। इसी प्रकार a की वैल्यू आपके पास 0 थी, तो 0 का अपन क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1। और इसी प्रकार b की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार a की वैल्यू आपके पास 1 डॉट और b का आपको यहाँ पर क्या करना है कॉम्प्लीमेंट करना है, तो b की वैल्यू थी आपके पास 0, तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। इसी प्रकार लास्ट 1 1
तो 1 और 1 1 ही है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार जब बाइनरी वेरिएबल्स को आपस में लॉजिकली मल्टीप्लाइड किया जाता है तो हमेशा आपका जो रिजल्ट है वो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 1 प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि मीन टर्म की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, जिसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको एसओपी फॉर्म में किस प्रकार राइट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट f इक्वल टू, तो आपके जितने भी मिन टर्म्स आए स्टूडेंट्स आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार प्लस a b। तो ये स्टूडेंट्स जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है कैनोनिकल एसओपी, कैनोनिकल एसओपी या फंडामेंटल प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। कैनोनिकल एसओपी के स्टूडेंट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये जितने भी मिन टर्म्स आपके पास अवेलेबल है इन सभी मिन टर्म्स में आपके क्या होना चाहिए, ऑल बाइनरी वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, तो ऐसा मिन टर्म आपका कैनोनिकल एसओपी कहलाता है, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया था। इसमें भी आपका ए और बी वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी आपका ए बी वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी ए बी वेरिएबल प्रेजेंट है और इसमें भी ए बी वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ऑल मिन टर्म्स के अंदर आपके ऑल बाइनरी वेरिएबल्स प्रेजेंट है, इसलिए दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी। एसओपी की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास ये जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे, पहला प्रोडक्ट आपका ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये रहा, तीसरा प्रोडक्ट आपका ये रहा, चौथा प्रोडक्ट आपका ये रहा, तो इन सभी प्रोडक्ट्स का आपस में क्या कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाता है। तो जब सभी प्रोडक्ट को आपस में सम कर दिया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, अगर आप इसको इस प्रकार से राइट नहीं करते तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बूलियन फंक्शन आपको दे रखा है कितने वेरिएबल्स के लिए, 2 वेरिएबल्स के लिए इक्वल टू, तो आप क्या कर सकते हो, इनके मिन टर्म इस प्रकार से भी राइट कर सकते हो। तो देखो a बार b बार के लिए मिन टर्म की वैल्यू क्या आएगी, m0 प्लस a बार b के लिए मिन टर्म की वैल्यू क्या आएगी, m1 प्लस a b बार के लिए मिन टर्म की वैल्यू क्या आएगी, m2 प्लस a b के लिए मिन टर्म की वैल्यू क्या आएगी, m3। तो इस प्रकार से भी स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। और लास्ट इसको अपन एक बूलियन फंक्शन के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में भी इस प्रकार राइट कर सकते हैं। तो आपका एक बूलियन फंक्शन है a, b इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m, तो सिग्मा स्मॉल m का मीन होता है मिन टर्म, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, आपको एक मिन टर्म का सेट प्रोवाइड कर रखा है। तो इसको स्टूडेंट क्या राइट करेंगे, सबमिशन ऑफ मिन टर्म, ये मिन टर्म का क्या पूरा एक सेट है, सबमिशन है, इसलिए इसको कहा जाता है सबमिशन ऑफ मिन टर्म। किन किन मिन टर्म्स का सेट है, तो देखो स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, तो इन सभी मिन टर्म्स का जो सेट होता है वो आपका सबमिशन ऑफ मिन टर्म कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार मिन टर्म को कैलकुलेट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में 100% मिन टर्म का क्वेश्चन क्वेरी किया जाता है। तो फाइंड आउट द मिन टर्म फॉर फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। इस फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए आपको क्या करना है, मिन टर्म को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बूलियन फंक्शन दे रखा है, इस बूलियन फंक्शन में अपन कंसीडर करेंगे अपने पास कितने वेरिएबल्स है, तो अपने पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 रेज़ द पावर n मीन्स 2 रेज़ द पावर 3 इक्वल टू 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो 2 रेज़ दी पावर 3 इक्वल टू 8 हुआ। 8 को स्टूडेंट्स अपन डिवाइड करते हैं बाइनरी वेरिएबल 2 से, तो कितना आता है 4, इसलिए 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अगेन 4 को डिवाइड करेंगे अपन 2 से, तो आपका आ जाएगा 2, इसलिए 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम
1। और इसी प्रकार 2 को अगेन बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करेंगे 2 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1, इसलिए 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। तो इस प्रकार ट्रुथ टेबल में 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को राइट किया जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को फॉलो करना होता है। तो जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है उस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, जिसमें आपके ब्रैकेट आते हैं, पैरेंथेसिस आते हैं, कर्ली ब्रेसेस आते हैं, या कॉम्प्लीमेंटेड जो होता है वो भी आपका हायर प्रायोरिटी में आता है। तो यहाँ पर अपने पास ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रेसेस नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट की प्रायोरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हाई होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा, बी का बार। मीन्स आपको यहाँ पर बी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी अपन पढ़ चुके हैं, यदि आपकी बिट वैल्यू 0 होती है तो उसको 1 में चेंज कर दिया जाता है, और यदि बिट वैल्यू 1 होती है तो उसको 0 में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी बिट वैल्यू 0, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 में चेंज हो जाएगी, बिट वैल्यू 0 1 में चेंज हो जाएगी, 1 0 में चेंज हो जाएगी, 1 0 में चेंज हो जाएगी, 0 1 में चेंज हो जाएगा, 0 1 में चेंज हो जाएगा, 1 0 में चेंज हो जाएगा, और 1 0 में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार बी का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। अब इसके बाद हायर प्रायोरिटी जो होती है वो एंड ऑपरेटर की होती है। तो बी का जो एंड है जिसके साथ हो रहा है, सी के साथ में, तो इसके बाद आपका रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा बी का बार सी, मतलब बी का जो कॉम्प्लीमेंट आपने प्रोड्यूस किया था उसके साथ सी का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास स्टूडेंट्स ये रहा और सी आपके पास ये रहा, इन दोनों का आपस में क्या करना है, लॉजिकली मल्टीप्लाइड करना है, मींस एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा है कि एंड ऑपरेशंस में यदि सभी इनपुट वेरिएबल्स हाई होते हैं तो आपका रिजल्ट भी हाई आता है, अदरवाइज आपका रिजल्ट लो आता है। तो हाई के लिए हमेशा 1 लिखा जाता है और लो के लिए हमेशा 0 लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स वही अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास 1 और सी की वैल्यू 0, तो दोनों इनपुट यदि हाई होते हैं तभी आपका रिजल्ट हाई आता है, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आता है, लो, इसलिए आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, लो। नेक्स्ट, दोनों इनपुटेड हाई है इसलिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, हाई। नेक्स्ट, दोनों इनपुटेड आपके लो है इसलिए आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, लो। नेक्स्ट, दोनों इनपुट में से एक इनपुट भी लो है तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, लो। एक इनपुट लो होता है तो आपका आउटपुट क्या आता है, लो। दोनों इनपुट हाई है इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई। लो है इसलिए आपका आउटपुट लो, एक लो है इसलिए आपका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, लो आ जाता है। तो एंड ऑपरेशन में ये होता है स्टूडेंट्स कि ऑल इनपुट वेरिएबल्स आर हाई देन रिजल्ट विल बी हाई, अदरवाइज रिजल्ट विल बी लो। नेक्स्ट, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी, अब इसका क्या किया जाएगा, ए के साथ ऑल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तब अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी का रिजल्ट स्टूडेंट्स अभी अपन ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब इस बी कॉम्प्लीमेंट सी का क्या करना है, ए के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ए आपका ये रहा, तो और ऑपरेशन का रिजल्ट भी स्टूडेंट्स आपको पता है, और में यदि सभी बाइनरी वेरिएबल्स यदि आपके लो होते हैं तो आपका आउटपुट लो आता है, अदरवाइज एक भी आपका इनपुट हाई होता है तो आपका आउटपुट भी हाई प्रोड्यूस होता है। तो अब अपन चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट सी का रिजल्ट ये रहा और ए का रिजल्ट ये रहा। तो दोनों इनपुटेड आपके पास क्या है, 0 है, तो मैंने आपको बताया और के अंदर अगर दोनों इनपुटेड फॉल्स होते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या आता है, फॉल्स आता है। इसी प्रकार सेकेंड, इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। इसी प्रकार थर्ड, इसका रिजल्ट आएगा 0। इसी प्रकार फोर्थ, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास 0। इसी प्रकार फिफ्थ, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास 1। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 1। तो स्टूडेंट ऑरिंग के अंदर यदि आपके दोनों इनपुट यदि आपके लो होते हैं तो आपको आउटपुट जो होता है वो लो आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आता है, हाई आता है। अब स्टूडेंट्स अपन को इसमें से मीन टर्म को फाइंड आउट करना है। तो मीन टर्म की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता ही है क्या होती है, मीन टर्म की वैल्यू 1, और उस मीन टर्म को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m के द्वारा। तो यहाँ पर मीन टर्म को अपन को फाइंड आउट करना है, तो मीन टर्म कहाँ पर है, ये रहा मीन टर्म,
ये रहा मिन टर्म, ये रहा मिन टर्म, ये रहा मिन टर्म और ये रहा मिन टर्म, क्योंकि मिन टर्म की वैल्यू होती है 1। तो जहां जहां पर आपका 1 प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मिन टर्म्स के लिए अब अपन क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट को लिख देंगे। तो पहले मैं आपकी जितने भी मिन टर्म्स थे उनको लिख देता हूं। तो f इक्वल टू, तो आपके क्या क्या मिन टर्म्स आएगी, पहला मिन टर्म कहाँ पे आपका ये रहा, तो इसके लिए यहाँ पर मिन टर्म लिखी जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने आपको बताया था जब वैल्यू 0 होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है। b की वैल्यू भी 0 है इसलिए इसको भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है। और c की वैल्यू अनकॉम्प्लीमेंटेड है इसलिए उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस प्रकार फर्स्ट मिन टर्म के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी a बार, b बार, c। इसी प्रकार नेक्स्ट मिन टर्म कहाँ पर, यहाँ पर है। तो अगेन इसके इक्विवेलेंट अपन जो भी है वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका a, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास 1। तो 1 जब होता है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में राइट किया जाता है। और नेक्स्ट वैल्यू 0 0 है तो b का बार और c का बार, कॉमा नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा इसके बाद a, b बार, c, कॉमा नेक्स्ट a, b, c का बार और कॉमा लास्ट में तीनों 1 से इसलिए a, b, c। तो इस प्रकार से आप मिन टर्म को राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि अपन इसको एसओपी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको आप एसओपी फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, f इक्वल टू, तो एसओपी क्या होता है, आपके जितने भी प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो गए, तो स्टूडेंट ये सभी प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुए तो प्रोडक्ट का मीन होता है मल्टीप्लाइड। तो देखो a बार का मल्टीप्लाई हो रहा है b बार से, b बार का मल्टीप्लाई हो रहा है c से। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को अब आपस में क्या कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाता है। तो इन सभी प्रोडक्ट का आपस में सम करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं a बार, b बार, c प्लस a, b बार, c बार प्लस a, b बार, c प्लस a, b, c का बार प्लस a, b, c। तो इस प्रकार से भी आप मिन टर्म के प्रोडक्ट्स को सम करते हुए लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को यदि आपस में सम कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स यदि इनको बाइनरी फॉर्म में यदि अपन लिखना चाहे तो उसको भी अपन लिख सकते हैं। तो f इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले आपकी मिन टर्म कहाँ पर आई थी, यहाँ पर आई थी। तो इस मिन टर्म में आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m1 प्लस, अब मिन टर्म की वैल्यू कहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी। तो 1 2 4 तो यहाँ हो जाएगा आपका m4 प्लस, फिर यहाँ पर आई थी m5 प्लस, फिर यहाँ पर आई थी m6 प्लस m7। तो इस प्रकार से भी स्टूडेंट्स आप मिन टर्म के लिए बाइनरी फॉर्म में उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कैसे आई, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया जाएगा, 1 2 4 लिखा जाएगा और जिन जिन डिजिट के नीचे 1 आ रहा है उनको आप क्या करते जाओ, ऐड करते चले जाओ। तो पहले अपन ने इसके लिए लिखा था, तो देखो 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसकी क्या हो गई वैल्यू, मिन टर्म की वैल्यू m1, ये आ गया आपका m1। फिर आपके इसके लिए आ रहा है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 0 0, तो 1 आपका कहाँ पर आ रहा है 4 पर, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई m4 प्लस, फिर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तो 1 1 का आ रहा है, 1 के नीचे 1 आ रहा है, 4 के नीचे 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। तो 4 + 1 हो गया आपका 5। नेक्स्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, और लास्ट इन तीनों के नीचे 1 है तो 4 + 2 6 + 1 तो हो गया आपका 7। तो इस प्रकार से यदि आप सबमिशन के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, f a, b, c इक्वल टू, मैंने आपको बताया इसको सबमिशन के फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है, सिग्मा स्मॉल m, जो कि क्या करता है आपके मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सबमिशन ऑफ मिन टर्म क्या हो गया आपके पास, सबसे पहले 1, 4, 5, 6, 7। तो ये कहलाएगा आपका सबमिशन ऑफ मिन टर्म। तो मिन टर्म्स का यदि पूरा एक सेट बना दिया जाता है
तो सबमिशन ऑफ मिन टर्म कहलाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जब इस बूलियन एक्सप्रेशंस को अपन सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें टोटल आपके पास 5 मिन टर्म्स होती हैं। इसमें पहली मिन टर्म है ए बार बी बार सी, दूसरी मिन टर्म है ए बी बार सी बार, तीसरी मिन टर्म आपके पास ए बी बार सी, फोर्थ मिन टर्म है ए बी सी का भाग और लास्ट मिन टर्म आपके पास ए बी सी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार बूलियन एक्सप्रेशंस का यूज करते हुए उसमें से मिन टर्म को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यू टॉपिक मैक्स टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।